हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसके पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं और उसमें भी हम सिर्फ पॉलिटी वाला भाग देख रहे हैं अभी अपनी इस सीरीज में। तो आज का टॉपिक है हमारा सिविल सोसाइटी और जन आंदोलन। ये हमारी यूनिट सेकंड का टॉपिक है पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, जैसा कि अब तक हम पढ़ते आए हैं कि जो टॉपिक हमारे प्री और मेंस में कॉमन है उन्हें हम प्री के हिसाब से भी देखते आए हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि आपके प्री का कोई काम का नहीं है। यहां से सिर्फ आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि ये आपके मेंस का टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो यहां से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, क्योंकि मेंस का टॉपिक है। तो देखिए, आपको ये टॉपिक पूरा आपको साथ में दिया है क्योंकि इसके बाद कॉमा लगा के फिर आपका अगला टॉपिक दिया है राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, है ना। तो ये टॉपिक आपको साथ में ही दिया है सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन। तो जहां तक पूरी संभावना है मैं तो कहूंगी कि ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि यहां से 200 शब्द का क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा संभावना यही है कि इन दोनों को लिंक करके बनेगा। लिंक कैसे? क्योंकि होता क्या है भाई, सिविल सोसाइटी क्या करती है जब अभी हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिविल सोसाइटी जन आंदोलनों को प्रेरित करती है या एक तरह से वो प्रतिनिधित्व करती हैं और बाद में लोग आके मिलते जाते हैं और फिर कोई भी जो मुद्दा ये लोग उठाते हैं वो बाद में जन आंदोलन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी भूमिका होती है जन आंदोलन में, इसलिए पूरी संभावना है कि ये और ये टॉपिक आपसे लिंक होके पूछा जाए। मतलब इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन कुछ बन सकता है कि भाई सिविल सोसाइटी क्या है और उनका जन आंदोलनों में क्या भूमिका रहती है, या सिविल सोसाइटी की उपलब्धियां क्या है या योगदान क्या है, तो वो भी जन आंदोलन के रूप में हमारे सामने आते हैं कई बार, है ना, तो हम वो भी देखेंगे। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई सिविल सोसाइटी जो है क्या है, आप ये बताइए, मतलब व्याख्या व्याख्या पूछ सकते हैं। और फिर इनका ये जन आंदोलनों को कैसे प्रेरित करती हैं, इस तरह का, और कुछ उदाहरण भारत में अब तक कौन से जन आंदोलन हुए, इस प्रकार का कुछ उदाहरण सहित हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों टॉपिक से जुड़ा जो भी मटेरियल है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए, आप बस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास किसी भी तरह का इससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप उससे उस कंटेंट में से आप अपने काम की चीजें उठा के और वहां पे लिख सकते हो, है ना। तो देखो, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन पता चलता है, सब पूछने का मतलब जो अपन क्वेश्चन निकालते हैं वो ही होता है उनका, लेकिन वो थोड़ा सा बस शब्दों का खेल कर देते हैं कुछ। तो आप अपने कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, अपने टॉपिक को अच्छे से समझिए, तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। यानी मैं कोशिश करूंगी पूरी कि मैं आपको यहाँ इससे रिलेटेड सफिशियंट मटेरियल दे सकूं तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली कर पाओ। ठीक है, यदि यहां से मैं कहूं कि शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यदि बनेगा तो 3 नंबर में आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि सिविल सोसाइटी क्या है। हो सकता है 50 शब्द में भी पूछ ले कि सिविल सोसाइटी क्या है और उसके उदाहरण लिखिए या उसकी विशेषताएं लिखिए या उनके उद्देश्य क्या होते हैं तो वो लिखिए। तो अभी जब हम टॉपिक करेंगे तो आपको ये समझ में आई जाएंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन बताते हैं ना वो क्वेश्चन आप साइड में कहीं लिख लिया कीजिए, जिससे क्या होता है जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने चीजें रहेंगी तो आप उस हिसाब से आंसर लिख के देख पाओगे। ठीक है, तो ये विशेषताएं भी पूछा जा सकता है, इसके उद्देश्य पूछा जा सकता है कि सिविल सोसाइटी के क्या उद्देश्य होते हैं। जन आंदोलन में भी वही सेम है कि 3 नंबर में हो सकता है आपसे जन आंदोलन की डेफिनेशन पूछ लिया जाए, 50 शब्द में भी पूछ लिया जाए,
कि भाई जन आंदोलन क्या है और अब तक किस प्रकार से कौन से जन आंदोलन आपको एक दो उदाहरण सहित बताइए किस प्रकार के आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। या इसकी भी सेम बात है कि जन आंदोलन की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में या 50 शब्द में, यानी 5 नंबर में, है ना। या फिर इनके भी उद्देश्य क्या होते हैं, तो भाई इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी किसी ना किसी मुद्दे को उठाते हैं कि भाई वो मुद्दा पूरा हो जाए या सरकार उन चीजों को मान ले, इस तरह से, है ना। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सिविल सोसाइटी से, है ना, और फिर हम देखेंगे जन आंदोलन, ठीक है। ज्यादातर चीजें साथ साथ में ही कवर होती चलेंगी इनकी, तो जो साथ में होंगी वो अपन साथ में ही कर लेंगे। अच्छा, मैं बता दूंगी कि क्या चीज आपको यहां से लिखनी है और क्या चीज मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगी, है ना। जो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल पे जो चीज यहाँ नहीं मिलेगी उसके नोट्स में आपको वहीं प्रोवाइड कराऊंगी। और यदि बाई चांस कभी ऐसा हो भी कि किसी चीज के लिए मैंने बोला हो और मैंने वहां प्रोवाइड नहीं कराया हो, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं कि आपने इस चीज का बोला था और ये नहीं उपलब्ध हुआ है वहां पे, तो मैं वो करवा दूंगी, है ना, उपलब्ध। चलिए अब शुरू करते हैं, सिविल सोसाइटी से शुरू करते हैं। तो अब अपना टॉपिक है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। क्या होती है सिविल सोसाइटी? तो देखिए, समाज का ऐसा संगठित भाग, है ना, यानी आप हमसे मिलकर जो समाज बनता है उसी का एक ऐसा भाग जो संगठित है। किस चीज के लिए संगठित है? मैंने कहा संगठित है। किस चीज के लिए संगठित है? तो किसी मुद्दे के लिए, कोई मुद्दा उठाने के लिए, कोई भी गतिविधियां करने के लिए वो कैसा है? संगठित है। या मैं और सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इस समाज का ऐसे लोगों का समूह जो लोग जागरूक हैं और जो लोग सक्रिय हैं, ठीक है। मैंने जागरूक क्यों कहा? क्योंकि यदि वो किसी मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं या किसी के हितों के लिए आवाज उठा रहे हैं या अपने ही हितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पता होगा कि हमारे हित हैं क्या और किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, है ना। तो वो जागरूक हुए। सक्रिय क्यों? क्योंकि सोचते सब हैं कि हम अपना विचार इसके सामने रखें, दूसरों के सामने रखें, सरकार के सामने रखें, है ना, लेकिन करते कुछ लोग ही हैं, है ना। तो ये लोग वो उस जो उद्देश्य लेके चलते हैं, जो विचार ये लेके चलते हैं या जिस मुद्दे को इन्हें उठाना होता है, ये सक्रिय रूप से उसमें भूमिका निभाते हैं और सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हुए उसके लिए कुछ ना कुछ गतिविधि करते हैं, है ना। इसलिए मैंने कहा कि लोगों का, समाज के लोगों का ऐसा समूह जो सक्रिय भी है और जागरूक भी है, ठीक है। अब मैं आपको यदि सिविल सोसाइटी का बहुत ही छोटे लेवल पे यदि मैं एग्जांपल दूं कि बहुत ही मूल रूप से हमें जनरली कहां देखने को मिल जाएगी सिविल सोसाइटी, तो मैं, आपने मोहल्ला समिति सुना होगा। बहुत छोटे स्तर पे भाई सिविल सोसाइटी बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रही हूं। मोहल्ला समिति, मोहल्ला समिति क्या होती है भाई? एक मोहल्ला है, उसमें कुछ लोगों ने मिलके एक समिति बना ली, मतलब वो लोगों का समूह बन गया, है ना। मोहल्ले की कोई भी समस्या है, कोई भी संसाधन है, वो उसका प्रबंधन करने लगे। उसमें वो, उस क्रम में वो खुद को भी कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरों को भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। भाई मान लो पानी की दिक्कत है किसी मोहल्ले में, तो मोहल्ला कुछ लोग मिलके क्या कर लिया, हो सकता है मोहल्ले के सभी लोग मिल जाए या सभी लोगों के घरों से एक एक कोई व्यक्ति मिल जाए, है ना। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने एक समूह बना लिया और समूह बना के क्या करा कि जैसे पानी की दिक्कत थी, तो भाई उन्होंने पानी का प्रबंधन, उन्होंने आपस में बैठ के सॉल्यूशन निकाला कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे मोहल्ले की पानी की दिक्कत खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम पानी लिमिट में इस्तेमाल करें। तो वो सबको इसके लिए जागरूक करेंगे कि भाई प्रॉपर पानी मिल सके, इसके लिए आप लिमिट में यूज करिए, है ना। मान लो पानी की वहां कमी होती है किसी भी चीज को लेके, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूं, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे
कि भले ही जो मोहल्ले के लोग शामिल नहीं हैं, ये उनको भी जागरूक करेंगे कि चूंकि इससे ये दिक्कत होती है अपन को मोहल्ले में, तो अपन इस पानी का प्रबंधन इस तरह से कर लेते हैं। या इसी में मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो मोहल्ले के कोई बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, मोहल्ले के सभी बच्चे, और सामने कोई रोड वगैरह है, और वहां पे क्या होता है कि सबको डर लगा रहता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, हमारे बच्चे वहां खेलते हैं। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने क्या करा, एक समिति बना ली, और एक समिति मतलब आपस में समूह बना लिया, और उन लोगों ने समूह बना के उन्होंने ये समस्या देखी कि यार ऐसा होता है, बच्चों को वहां खेलने जाना पड़ता है, और मोहल्ले के सभी लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो वो लोग क्या करेंगे कि ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, और अपन एक मोहल्ले में ही एक पार्क बना लेते हैं जहां मोहल्ले के सभी बच्चे खेलेंगे। ठीक है, फिर इस समूह ने क्या करा, मोहल्ले के बाकी लोगों को भी क्या करा, जागरूक करा, या बाकी लोगों को भी बोला कि ऐसी ऐसी बात है और हम लोगों ने इसका ये समाधान निकाला है। तो क्या था कि भाई चाह सब रहे थे, प्रॉब्लम सबको पता थी कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो पता सबको थी, लेकिन और चाह सब रहे थे, लेकिन पहल किसने करी, इस समूह ने, है ना, जो समूह बन गया था उसने पहल करी। अब भले ही बाद में पूरा मोहल्ला कंट्रीब्यूट करे किसी ना किसी तरह, मान लो किसी ने भूमि दे दी, किसी ने वो गार्डन बनाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग दे दिया, किसी ने उसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी ले ली, कोई ने उसके वहां खेलने वेलने की कुछ व्यवस्थाएं, कुछ संसाधन उपलब्ध करा दिए बच्चों को। तो कंट्रीब्यूशन भले सबने किया हो, लेकिन पहल किसने की, तो इस समूह ने की, जो समूह बन गया था लोगों का। तो मतलब ये लोग सक्रिय थे, ये लोग जागरूक थे, सोच सब रहे थे, लेकिन ये समूह ने क्या करा, मिलके सबसे पहले पहल की। तो ये क्या कहलाएगी, ये सिविल सोसाइटी का उदाहरण हो जाएगा, ये समूह, है ना। तो इसी तरह हम बड़े स्तर पे भी देखेंगे कि इसी तरह के जो लोग मिलके समूह बना लेते हैं किसी उद्देश्य के लिए या किसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जरूरी नहीं है इनका खुद का भी हित उसमें छुपा हो, कभी कभी ये सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं, है ना। उस बदले में इन्हें किसी चीज की उम्मीद नहीं होती कि हमें बदले में कुछ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े मुद्दे उठा के सरकार तक पहुंचाते हैं, मतलब सरकार और जनता का सेतु बन जाते हैं। जनता के कोई मुद्दे होते हैं तो ये सक्रिय जागरूक लोगों का जो समूह होता है, जिन्हें हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो क्या करेंगे, उन मुद्दों को सरकार के समक्ष भी रखेंगे कि भाई ऐसे मुद्दे हैं तो आप इस पे ध्यान दो, है ना। तो ये सरकार के समक्ष भी रखते हैं, या जरूरी नहीं है कि सरकार के ही सामने लेके जाए। मान लो कोई पिछड़े समाज में जो विकास की प्रक्रिया में जो लोग बिछड़ गए हैं और उनके यहाँ कोई ऐसी कुप्रथा वगैरह है या कुछ ऐसा चीज होती है जो मतलब मान लो समूह के लिए, उसके विकास के लिए सही नहीं है, तो जैसे आपने वॉलेंटियर देखे होंगे ना, कुछ स्टूडेंट वगैरह भी होते हैं जो समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं, है ना। तो उन्हीं लोगों का यदि कोई संगठन बन गया, कोई समूह बन गया और वो ऐसे समाज में जागरूकता वगैरह फैला रहे हैं, तो वो भी सिविल सोसाइटी का उदाहरण होती है। सिविल सोसाइटी ये भी काम करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट से मतलब नहीं है, कोई भी लोग यदि समूह बना के किसी भी प्रकार की जागरूकता बढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो ये सिविल सोसाइटी का उदाहरण होते हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और बाकी जब अभी हम लिखते हैं कि इसमें लिखना क्या है, तो बाकी की चीज आपको और समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, क्या होती है सिविल सोसाइटी, क्या समझा है हमने, तो ये देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है ना। पहले समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। तो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी को हिंदी में नागरिक समाज कहते हैं, हालांकि हिंदी मीडियम के हमारे सिलेबस में सिविल सोसाइटी लिखा है, लेकिन याद रखना यदि किसी को नहीं पता तो कि इन्हें नागरिक समाज भी बोला जाता है ना। तो कभी ऐसा ना हो कि नागरिक समाज लिखने आ गया तो आप बैठ के सिर खुजा रहे हो कि ये तो पता ही नहीं है क्या है ना। तो नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी क्या है कि समाज के थर्ड सेक्टर
के रूप में संदर्भित है, मतलब नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी समाज के थर्ड सेक्टर के रूप में संदर्भित है, मतलब ये थर्ड सेक्टर है, हमने ये कहा है समाज का थर्ड सेक्टर क्यों कहा है भाई? थर्ड सेक्टर कहा है तो पहले दो सेक्टर की भी बात कर रहे होंगे हम, तो क्या कहा है? जो राज्य, यानी पहला सेक्टर क्या कहा है? राज्य। अब राज्य यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नहीं है ना, ये स्टेट वाली जो अभी स्टेट होते हैं वो वाले राज्य नहीं है। राज्य वो वाला है जो आप संविधान के भाग 3 और 4 में पढ़ते हो, है ना, यानी गवर्नमेंटल सभी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज, पूरी गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट के जितने भी जैसे चाहे संसद हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हो, सब क्या आते हैं? सभी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन इस राज्य शब्द के अंदर आए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप भाग 3 और 4 में पढ़े होंगे ना, अब हमने भी डिस्कस किया था अनुच्छेद 12 इसमें, ये हमारी सीरीज में जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे, तो ये वही वाला राज्य है, मतलब सभी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन इसमें आ जाते हैं। तो ये पहला सेक्टर क्या है? राज्य, है ना। और प्राकृतिक समाज जो आपसे हमसे मिलकर बनता है उस समाज से अलग है ना। तो मतलब पहला सेक्टर ये वाला राज्य हो गया जिसे राजनीतिक समाज बोलते हैं, और प्राकृतिक समाज जो आपसे हमसे मिलकर बनता है इस समाज से और इस समाज से अलग है, यानी पहला सेक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये थर्ड सेक्टर है समाज का, ऐसा कहा है इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो पहला तो क्या कहा कि भाई जो नागरिक समाज है वो क्या है? थर्ड सेक्टर है, जो काय से अलग है? जो राजनीतिक समाज यानी राज्य और प्राकृतिक समाज से अलग है, ठीक है। और मतलब अलग तो है ही, और ये क्या करता है? जनता के साझा हितों, मूल्यों, भावनाओं, विचारों या व्यवहार इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने के लिए गतिविधियां करता है। यही तो हमने समझा। हमने कहा कि भाई नागरिक समाज समाज का ही थर्ड सेक्टर है जो इन दोनों से अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है भाई? एक तो राजनीतिक समाज जो होता है यानी राज्य जो होता, लोगों के हितों के बारे में राज्य सोचता, क्योंकि हम उसको उस चीज के लिए चुनते हैं, है ना। लेकिन ये भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन में ये शब्द जोड़े गए हैं कि ये राज्य भी नहीं है, कि लोगों के हितों की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, उनके हितों के लिए आवाज उठा रहा है, ये राज्य नहीं है। फिर भी ये उठा रहा है। ये प्राकृतिक समाज नहीं है। प्राकृतिक समाज में हम आ जाते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार आ जाते हैं, मित्र वगैरह जो भी हमारे समाज का हिस्सा होते हैं, या वो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, वो हमारे लिए खड़े होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये दोनों ही नहीं है ना, ना ये राज्य है ना प्राकृतिक समाज है, ये थर्ड सेक्टर ही है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है कि जनता के हितों, मूल्यों, भावनाओं, विचारों, व्यवहार जो भी होता है उनका प्रतिनिधित्व करती है। ये सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। समझ में आया? बुक्स में जो मैंने कोई भी सोर्स लिए, जितनी भी बुक्स वगैरह में मैंने जिससे मैंने सोर्स लिए, मुझे यही वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लग रही थी, थोड़े कम शब्दों में भी थी, बाकी कुछ चीजों में डेफिनेशन ही बहुत लंबी चौड़ी थी। तो क्या हुआ कि भाई इतने तो शब्द सीमा हमको मिलती नहीं है, यदि 3 नंबर में लिखने आए तो सिर्फ 3 लाइनें मिलती हैं, है ना। तो मैंने छोटी से छोटी ढूंढने की कोशिश करी थी, तो ये एक मिल गई थी और अच्छी भी लग रही थी, मतलब ये एक्सप्लेन भी कर रही थी सिविल सोसाइटी को, तो ये मुझे लग रही थी। यदि ये भी आपको बड़ी लगे तो आप इसे किस तरह से भाई मुझे तो हर चीज कम से कम इतनी तो बतानी थी कि एक शब्द लिख के थोड़ी चली जाती है, आपको समझ में तो आए कुछ चीज। तो मैंने तो उतनी जितनी समझ में आए उस हिसाब से शब्द सीमा लिखी है। आप इसको भी किस हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, अपनी 3 लाइन में आ जाए उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन हो गई, है ना। अब हम इसके उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण क्या क्या आ जाते हैं सिविल सोसाइटी के? तो दबाव समूह सुना होगा आपने कभी, दबाव समूह या समुदाय आधारित संगठन। यदि नहीं भी पढ़ा है तो अब हम पढ़ेंगे ही सारी, हमारी अगली यूनिट में ये टॉपिक है। यहां सिर्फ इतना समझ लो कि जैसे आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुनी होगी, है ना।
वो क्या करती है, विद्यार्थियों के हितों के लिए काम करती है, विद्यार्थियों के हितों की आवाज उठाती है, विद्यार्थियों के तरफ से कोई भी गतिविधियां होती हैं, चाहे कुछ भी गतिविधियां करनी हो उनको, चाहे कोई आंदोलन वगैरह करना हो, चाहे कुछ का, वो लोग संगठित होकर, उनका एक समूह है ना, विद्यार्थी परिषद, तो वो क्या करता है, विद्यार्थी के हितों के लिए काम करते हैं, चाहे कहीं भी हो, वो अपने अपने समूह, मतलब सिर्फ विद्यार्थियों का है तो सिर्फ विद्यार्थियों से जुड़े जो हित होते हैं उनके लिए वो आवाज उठाते हैं, कहीं भी दबाव बनाना होता है, ये मेन काम इनका। किसी भी उनके हित में, यदि उनका किसी भी चीज में अहित हो रहा है छात्रों का, तो वो उसका हित, उनके हित प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, वो आवाज उठाते हैं और किसी भी सामने वाले पे, चाहे यूनिवर्सिटियां हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई बॉडी हो, वहां दबाव बनाते हैं कि आप हम छात्रों के साथ ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा मत करिए, और अपनी आवाज रखते हैं ये, तो इसलिए इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। वो समुदाय आधारित संगठन भी बोला जाता है उनको, मतलब एक समुदाय का संगठन होता है, ऐसे ही व्यापार के लिए होता है ना। जैसे आपने सुना होगा फिक्की, एसोचेम, इनके उदाहरण आपने सुने होंगे। ये कैसे हैं, ये व्यापार आधारित, समुदाय आधारित संगठन है, व्यापार से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये व्यापार, ऐसी व्यापारी वर्ग का जो संगठन होता है वो सिर्फ व्यापारियों की बात करेगा। लेकिन चाहे वो ऐसी हिंदू महासभा का सुना होगा कि हिंदू लोगों ने मिलकर संगठन बना लिया, आरएसएस का सुना होगा, तो इन्होंने संगठन बना लिया, ये सिर्फ अपने हिंदू महासभा वाले सिर्फ हिंदुओं की बात करेंगे, और भी धर्मों में बने हुए हैं इस तरह के संगठन। तो चाहे किसी भी आधार का दबाव समूह हो, ये सब सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं, क्योंकि भाई ये उस समूह जागरूक तो हैं, सक्रिय तो हैं, ये अपने समूह की बातें तो उठा रहे हैं, रख रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके उद्देश्यों का। अच्छा, यहाँ मैं उद्देश्य लिखना भूल गई हूँ शायद, है ना, तो ये आप उद्देश्य भी यहाँ जोड़ लेना, ठीक है। हितों, उद्देश्यों, मूल्यों, भावनाओं, विचारों एवं व्यवहार का इत्यादि का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो उद्देश्य भी जोड़ लेना। यदि आपकी शब्द सीमा ज्यादा हो रही तो मूल्य और भावनाएं भले आप हटा सकते हो, आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हो कि जनता के साझा हितों, उद्देश्यों, विचारों या व्यवहार इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है कौन, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी, है ना। तो अब ये दबाव समूह चाहे किसी के भी आधार पे हो, ये किसके एग्जाम्पल होंगे, सिविल सोसाइटी के। सेम काम एनजीओ करते हैं भाई, एनजीओ भी किसी भी वर्ग की आवाज उठाते हैं, जागरूकता प्रदान करते हैं, किसी भी प्रकार की लोगों को सहायता करते हैं उनके विकास के लिए, वो भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं चाहते हैं, है ना। तो एनजीओ भी टॉपिक है हमारा आगे, तो एनजीओ भी हम पढ़ेंगे, तो एनजीओ के काम होते हैं, तो सिविल सोसाइटी का उदाहरण एनजीओ भी होते हैं, ठीक है। और हम मान सकते हैं महिला संगठन, भाई महिलाएं संगठन बना लेती हैं, कुछ वो जनरली काम करती हैं महिलाओं के लिए, है ना, या फिर और किसी को के लिए भी काम करती हैं, लेकिन महिला संगठन जैसे कुछ जागरूक कुछ महिलाएं हैं, कुछ सक्रिय महिलाएं हैं समाज की, वो इकट्ठी होकर संगठन बना लेंगी, और ताकि फिर वो उनके उद्देश्य होते हैं कि भाई हम महिलाओं को और आगे लाएंगे, है ना, महिलाओं को जो बेचारी किसी भी तरह से कुछ प्रथाओं वगैरह में, परंपराओं में बंधी हुई हैं, उन्हें जागरूक करती हैं, महिलाओं के मुद्दे ऊपर तक भी उठाती हैं कि गवर्नमेंट तक पहुंचे, है ना। तो इस तरह के महिला संगठन भी होते हैं सिविल सोसाइटी का उदाहरण, ठीक है। स्थानीय क्लब आप देखते होंगे, स्थानीय क्लब बनते हैं, ठीक है। तो ये स्थानीय क्लब, और इसमें और उदाहरण आ जाएगा आपका, चैरिटी संस्थान भी आ जाएंगे इसमें। भाई जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोगों ने समूह बनाया, इकट्ठे हुए, और फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई कोई किसी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं है मान लो, तो हम इनकी शिक्षा का खर्च हम उठाएंगे, तो जहां तक उनसे बनता है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, और बाकी फिर वो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि भाई हम इस तरह का काम कर रहे हैं, आप चाहो तो इसमें आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, है ना। तो लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई इन बच्चों की ये समस्याएं है, या किसी को खाना नहीं मिल रहा, या किसी को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो इस तरह की चैरिटी संस्था भी खुल जाती हैं, तो वो भी उनका प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं,
है ना, कि भाई उनकी आवाज उठा रही होती हैं, उन लोगों को जागरूक कर रही होती हैं, है ना, तो कुल मिला के उनके लिए प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं वो। तो ये चैरिटी संस्था भी इसका उदाहरण आ जाएगा। सामाजिक आंदोलन, भाई सामाजिक आंदोलन भी तो इसी प्रकार का क्या होता है, प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं किसी उद्देश्य को लेके, चाहे वो सरकार तक पहुंचा रहे हो, चाहे समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हो, वो भी संगठित होकर उनकी आवाज उठा रहे होते हैं। तो सामाजिक आंदोलन और भी जितने इस तरह के उदाहरण आपको याद आए तो आप लिख सकते हैं, सफिशियंट है वैसे, है ना। तो ये सब होते हैं सिविल सोसाइटी के उदाहरण, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपसे सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि क्या करिए, सिविल सोसाइटी का वर्णन कीजिए या सिविल सोसाइटी के ऊपर टिप्पणी लिखिए या सिविल सोसाइटी क्या है उनका महत्व बताते हुए उनका योगदान भारत में बताइए, है ना। इस तरह से यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया 200 शब्द में, तो आप क्या लिखोगे, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके उदाहरण लिख सकते हो, है ना। भाई मटेरियल अपने सामने है, इसमें से क्वेश्चन डिमांड किस स्तर पे कैसी डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल करते जाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है यही क्रम हो। यदि उसने सिर्फ महत्व या उद्देश्य पूछा है तो आप सिर्फ महत्व और उद्देश्य लिख के आइए, है ना। तो ऐसा सिर्फ योगदान पूछा है तो थोड़ा सा बता के फिर ज्यादा से ज्यादा उनके योगदान लिखने की कोशिश करना, है ना। ऐसा ना हो कि हम पहले पूरा बताने बैठ रहे हैं कि ये होती है, ये जब उसने पूछा ही नहीं है कि क्या होती है तो आप 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो तो चलेगा। बाकी ज्यादातर कंटेंट जो आपसे पूछा गया है वही लिखना है, ठीक है। तो कंटेंट आपके पास होगा, आप उठा के वहां बस आपको उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन की लेना है उसे, ठीक है। चलिए, तो अब यदि मान लो यही क्वेश्चन हमारे सामने है कि सिविल सोसाइटी क्या है, इसके महत्व को बताते हुए योगदान इनका बताइए, इस तरह से कुछ आता है, तो मैंने नोट्स में एक डायग्राम यूज किया है, क्योंकि सिविल सोसाइटी सिर्फ मोहल्ला समिति तक सीमित नहीं है। मैंने क्या कहा कि जन आंदोलन को प्रेरित करती है, मैंने क्या कहा कि सरकार और जनता के बीच में सेतु होती है। मैं यदि ये भी कहूं कि सरकार बनाने और हटाने तक का काम करती है, मतलब किसी दल की सत्ता स्थापित करने और किसी दल को सत्ता से उतारने तक का काम करती हैं, तो भी सही है, ठीक है। तो यानी इनका महत्व इतना अधिक भी होता है। तो वो डायग्राम से हमको यही समझ में आएगा, हम यही प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूं कि वो डायग्राम किस चीज का है, क्या उसमें कहने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सिविल सोसाइटी क्या होती है, जनता और सरकार के बीच सेतु होती है। सेतु का मतलब क्या होगा कि भाई इसकी चीजें उस तक पहुंचाएंगे और उसकी चीजें इस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि पहले तो यही कहा कि भाई ये इंटरलिंक एक दूसरे से किस प्रकार कर रहे हैं, अब कैसे पहुंचाएंगे, या ये किसी दल की, मैंने कहा कि इस डायग्राम के जरिए हमने इनकी महत्व बताने का कोशिश किया है कि भाई जनता के लिए क्या महत्व है और सरकार के लिए क्या महत्व है इन सिविल सोसाइटी का। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई है, किसने, सरकार ने। पब्लिक पॉलिसी से ही मतलब नहीं है, मान लो कोई योजना कार्यक्रम कुछ भी सरकार चला रही है, कोई निर्णय भी सरकार ने लिया है, तो इस पब्लिक पॉलिसी के प्रति सिविल सोसाइटी ने क्या करा, जागरूकता बढ़ाई। भाई इसका काम तो यही है जनसाधारण के हितों के लिए, है ना। तो इसने क्या करी, जो ये पब्लिक पॉलिसी थी या निर्णय या कार्यक्रम कुछ भी था, इस पब्लिक पॉलिसी के प्रति इसने, सिविल सोसाइटी ने क्या करा, जागरूकता बढ़ाई। जागरूकता बढ़ाई तो लोगों को क्या पता चला, लोगों को पता चला कि भाई ये पॉलिसी अच्छी है कि बुरी है, मतलब कुल मिला के इसकी जानकारी मिली हमको। अब उस अच्छी है कि बुरी है ये जानकारी हमको मिल गई, किसके जरिए, सिविल सोसाइटी के जरिए। किसको मिल गई, तो जनसाधारण को मिल गई, है ना। हम जनसाधारण में ही आते हैं ना।
तो ये जनसाधारण को इसकी जानकारी मिल गई कि इस प्रकार का जो निर्णय था या पॉलिसी थी वो किस प्रकार की थी, तो इन्होंने जागरूकता बढ़ाई और हमको जानकारी मिली और क्या हो गया कि ये जनसाधारण तक ये जानकारी पहुंच गई। अब जनसाधारण तक जानकारी पहुंच गई तो डिबेटिंग स्टार्ट हो गई, मतलब विचार विमर्श। ठीक है भाई, लोगों को पता चल गया कि चीज सही है या गलत है, तो वो आपस में विचार विमर्श करेंगे कि अच्छा सरकार ने ये फैसला लिया, तो कुछ उसको अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, और इस विचार विमर्श के आधार पर लोगों की धारणा बनने लगेगी। ठीक है, अब धारणा बन गई तो लोगों का मतदान व्यवहार डिसाइड होगा। मतलब हो सकता है इस डिबेटिंग के बाद मतदान व्यवहार कैसा, वैसे तो मैं मतदान व्यवहार पढ़ा चुकी हूं, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख के आ जाइए, लेकिन यहां मैं समझा देती हूँ, कम से कम ये चीज समझ में आ जाए। मतदान व्यवहार कैसा, मतदान के प्रति मेरा व्यवहार, मतलब मतदाता का व्यवहार, कि जैसे मैं अपने पे एग्जाम्पल दूं तो मेरे अंदर धारणा हो गई कि सरकार ने ये वाला निर्णय गलत दिया है, तो मेरे अंदर विचार विमर्श के बाद ये धारणा आ गई कि गलत निर्णय दे रही है, तो मैं उस सरकार को नहीं चुनूंगी, यानी उस अगली बार उस दल को मैं नहीं चुनूंगी, है ना। तो ये मेरा मतदान के प्रति मेरा व्यवहार हो गया। और यदि मैं सरकार को नहीं चुनूंगी तो हो सकता है, यदि जनसाधारण की बात कर रहे थे, यदि जनसाधारण इस सरकार को नहीं चुनेगा तो अगली बार उस दल की सत्ता नहीं बनेगी। तो मतलब सिविल सोसाइटी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है कि किसी दल की सत्ता बनने से बिगाड़ने तक का भी काम कर रही है। यदि यही जागरूकता बढ़ाती, इनको पता चलता कि भाई अच्छी अच्छी योजना है और इसके विचार विमर्श के बाद हमारा मतदान व्यवहार यदि हमारा इस दल के प्रति पॉजिटिव होता तो हम इसी को चुनते, है ना। तो इसलिए इनका इतना लोकतंत्र में इनका इतना बड़ा महत्व होता है ना। तो ये सरकार और जनता के बीच का सेतु होती है। इस तरह से भी समझ सकते हो आप और इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यानी इनका इतना बड़ा महत्व है। अब इसी चीज को हमने 4-5 लाइन में नीचे एक्सप्लेन किया है नोट्स में, मतलब यहां तो इसके जरिए तो हमने इसका महत्व बता ही दिया है, लेकिन फिर भी हमने 2-3 लाइनें और थोड़ी सी कहने की कोशिश करी है कि भाई ये क्या करते हैं, अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाती है, जिससे बेहतर मतदान विकल्प मिलता है। भाई जनसाधारण के सामने विकल्प आ गए ना कि कौन अच्छा कौन बुरा, है ना। वो जागरूक हो गए अब, और अब वो समझने लगे कि कौन क्या कह रहा है, तो उनके सामने बेहतर मतदान विकल्प आता है। इससे क्या होता है, जागरूकता आ रही है, तो क्या हो रहा है कि प्रशासन भी पारदर्शी बन रहा है, प्रशासन भी उत्तरदायी बन रहा है, और क्या हो रहा है, जनता भागीदारी कर रही है, तो अब सुशासन की भी स्थापना हो रही है और सरकार भी उत्तरदायी बन रही है। क्यों? क्योंकि अब जनता जागरूक है, अब उसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो ऐसे सरकार भी उत्तरदायी होती है। तो मतलब इनका इतना महत्व होता है सिविल सोसाइटी का, शासन में भी और प्रशासन में भी। हम ये लिखेंगे, हम उसका भाई अब हम प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो उस वे में हम उस चीज का महत्व हम बता देंगे यदि हमसे महत्व पूछा है तो। ठीक है, बाकी ये जागरूकता वगैरह बढ़ाते ही है, संसाधन उपलब्ध कराते हैं, इस तरह का योगदान तो इनका भी हम देखेंगे, सही है ना। अच्छा, मान लो इनकी विशेषताएं आ गई 3 नंबर में, आप 50 शब्द में आपसे पूछा गया कि इनकी विशेषता क्या होती है, तो भाई आपने डेफिनेशन नहीं लिखी, तो एक तो विशेषता आप सीधे से डेफिनेशन की यही लिख सकते हो कि जनता के हितों की रक्षा करती है, अभिवृद्धि करती है, उनके लिए आवाज उठाती है, उनके विचारों उनके उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करती है। एक तो आप यही लिख सकते हो। दूसरा, इनका मुख्य उद्देश्य इनका क्या रहता है, यानी इनकी विशेषता क्या होती है कि जन कल्याण के लिए काम करती है। मैंने कहा ना कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि इनका ही हित हो रहा हो, मतलब हो भी सकता है कि जो लोग समूह में हैं उनका भी हित छुपा हो उस चीज में, या फिर नहीं भी छुपा हो, कभी कभी वो सिर्फ दूसरों के लिए ही काम कर रहे होते हैं, है ना। तो इनकी विशेषता जन कल्याण करना भी होता है। इनकी इनकी अगली विशेषता जागरूकता बढ़ाना भी होता है। भाई जागरूकता भी, ये मैंने बोला ही, ये जागरूकता उत्पन्न करते हैं लोगों में, है ना।
जरूरी नहीं है कि लोगों के मुद्दे लेके सरकार के पास चले जा रहे हैं, ये आपस में भी जागरूकता बढ़ाते हैं कि भाई तुम भी इस चीज में, समाज में तुम भी सुधार करो ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, है ना। क्योंकि ये शिक्षित और ये जागरूक और सक्रिय लोग है ना, तो इन्हें पता है कि इस स्तर पे आप भी अपनी चीजें सुधारो तो चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी समाज में भी, है ना। तो ये ऐसा, तो ये 3 नंबर में जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी योजना वगैरह आती है तो उसके लिए संसाधन इकट्ठा करते हैं, लोगों में पहले इकट्ठा करते हैं, लोगों में पहल करवाते हैं किसी भी चीज के लिए, ताकि योजना क्या हो, प्रभावी हो, है ना। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट, शासन को उत्तरदायी बनाते हैं, सुशासन की स्थापना करवाते हैं, इस तरह से आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हो। यही इसके उद्देश्य भी है भाई, ये जन कल्याण करता है, लोगों का हितों का प्रतिनिधित्व करने का, या लोगों का ही नहीं तो हम बोल दें कि जो वंचित वर्ग है, जो हाशियाकृत वर्ग है, उनका प्रतिनिधित्व, उनको अभिव्यक्ति देता है, उनके लिए आवाज उठाता है, उठाना ही इनका उद्देश्य होता है। जन कल्याण इनका उद्देश्य होता है, जागरूकता इनका उद्देश्य होता है, सुशासन की स्थापना करवाना इनका उद्देश्य होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करवाना इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो वही विशेषताओं में आ जाएगा, वही उन्हीं को आप उद्देश्यों में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना। आई होप आप, यदि आपने नहीं समझे हैं तो ये चीज शायद मैं आपको नोट्स में ना दूं, क्योंकि ये इनकी संभावना इस तरह के क्वेश्चन के आने की बहुत कम है। लेकिन मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहती, ऐसा ना हो कि इस चीज को हमको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, या ये चीज हमको पता ही नहीं है, और पता है ऐसा होता है कि भाई जो हमने टॉपिक में पढ़ा है उसी से निकालना था हमको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वहां पे, कह रहे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसके उद्देश्य या विशेषताएं इस हिसाब से आप निकाल सकते हो टॉपिक से, है ना। तो यदि मैं आपको नोट्स में नहीं भी दूं तो ये आप यही नोट कर लेना, जो जो मैंने बताई है आप बैक जाके एक बार फिर से सुन लीजिए और फिर लिख लीजिए, है ना। तो इनको आप छोटे छोटे पॉइंट में लिख लीजिए। यदि बाई चांस 50 शब्द में या 3 नंबर में आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया एक आध, वैसे ये संभावना थोड़ी कम है, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूं इसका, है ना। जहां तक संभावना है, दोनों को मिला के 200 शब्द का क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा लग रही है मुझे इस टॉपिक से, तो है ना। चलिए, तो ये हम नोट्स आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं किस तरह से रहेंगे। अब भारत में इनका अब तक क्या योगदान रहा है सिविल सोसाइटी का, हम वो देख लेते हैं। सिविल सोसाइटी का भारत में क्या योगदान रहा है, हम ये देख लेते हैं, या इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। योगदान या भूमिका या उपलब्धियां, कुछ भी यहां से पूछने को आए तो आप बता सकते हो, या उदाहरण कि भाई इन्होंने किस तरह से काम किया है, इस तरह के उदाहरण आप दे सकते हो। अच्छा, ये थोड़े पॉइंट बड़े बड़े हैं तो मैं पूरे पूरे नहीं लिख रही हूं, यहां मैं सिर्फ समझा देती हूं कि पॉइंट्स में मैंने क्या कहा है। इन पॉइंट्स के आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला हमने क्या कहा है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट, है ना। तो पहला हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण एवं विकास में जो संघर्ष चलता रहता है उसको चर्चा का विषय बनाया है इन्होंने, सिविल सोसाइटियों ने, ठीक है। तो पर्यावरण और विकास के संघर्ष को चर्चा का विषय बनाया। कैसे बनाया भाई, देखिए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, मेधा पाटकर और बाबा आमटे उनके नेतृत्व में हुआ, लेकिन सिर्फ 2 लोग तो कर नहीं रहे थे आंदोलन, उनके नेतृत्व में कुछ लोग संगठित हुए और फिर उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। किसके लिए, कि भाई जो बार बार आप
एक क्रम से नर्मदा पे बांध बनाते जा रहे हो तो उसका वो हमेशा बहने की जो उसकी धारा है वो क्या हो सकती है, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। या फिर इनके सामने इसी क्रम में एक और मुद्दा आया कि यदि जो डैम बनाए जा रहे हैं और उनकी यदि ऊंचाई ज्यादा रखी जा रही है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र डूब प्रभावित में आ रहा है और वहां के लोगों को विस्थापन की भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सरकार प्रॉपर उसके लिए भी व्यवस्था नहीं कर रही है। तो इन्होंने क्या करा, ये जो सिविल सोसाइटी थी इनके नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 से स्टार्ट हुआ था ये, है ना। तो हमने इनका बोला है कि भाई अब बांध बनाए जा रहे थे, विकास हो रहा था, है ना, लेकिन नर्मदा का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था। भाई एक नदी सूख रही थी। तो जो पर्यावरण और विकास के बीच हमेशा जो संघर्ष होता है, मतलब विकास के कारण हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, तो इसको चर्चा का विषय बनाया। भाई लोग पर्यावरणविद इस पे काम करने लगे, जनहित याचिकाएं भी लगी, है ना। और ये लोग भी, चूंकि जब ये लोग स्टार्ट किया तो इससे इनसे भी काफी लोग जुड़ते गए। जिन लोग विस्थापित हो रहे थे उनको पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही थी तो उनके लिए भी लोगों में सहानुभूति स्टार्ट हुई और वो लोग भी उसमें जुड़ते गए और ये आंदोलन आगे चल के एक जन आंदोलन बन गया कि नहीं भाई आप नर्मदा के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते, है ना। तो सरकार ने क्या करा, फिर छोटे छोटे बांध बनाए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि भाई नर्मदा की जो धारा हमेशा बहती रहती है उस पर कोई प्रभाव ना आए, है ना। तो इस तरह से इन्होंने डैम की ऊंचाई भी कम रखने की कोशिश की, जो लोग थे उनको विस्थापित करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई, है ना। उनको मुआवजा वगैरह दिया गया यदि उनकी जो उपजाऊ भूमि वगैरह डूब रही थी तो, है ना है ना। अब समझ में आया कि ये सिविल सोसाइटी कैसे प्रेरित कर रही थी जन आंदोलन को, है ना। तो ये टॉपिक हम दोबारा से जब जन आंदोलन लिखेंगे तब मैं ये दोबारा से नहीं बताऊंगी। आप ये यहाँ यही याद रखना कि यदि क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया कि सिविल सोसाइटी किस तरह से जन आंदोलनों को प्रेरित करती हैं, तो आप ये बता सकते हो कि भाई सिविल सोसाइटी क्या करती है, लोगों की आवाज उठाती है, मुद्दे उठाती हैं, आगे चल के लोग उससे जुड़ते जाते हैं और ये जन आंदोलन बन जाता है। उदाहरण ये कुछ नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, है ना। तो इसी चिपको आंदोलन, इसमें एक और उदाहरण देख सकते हैं अपन 1973 का चिपको आंदोलन। भाई विकास कार्यों के लिए जंगलों को काटा जा रहा था, है ना। तो लोगों ने क्या करा, लोग पेड़ से चिपकने लगे ताकि उनको काटा ना जाए, या तो उनकी अवैध कटाई हो रही थी या विकास के चक्कर में कटाई हो रही थी। बाद में धीरे धीरे ये भी जन आंदोलन बन गया और इससे प्रेरित होकर फिर कई आंदोलन हुए जंगलों की रक्षा करने के लिए, है ना। अपेक्को आंदोलन एक दक्षिण में हुआ था। तो इस तरह के उदाहरण आप इस पॉइंट में लिख सकते हो कि पर्यावरण और विकास का जो संघर्ष चल रहा है उसे लोगों का चर्चा का विषय बनाए, तभी तो जन आंदोलन बना। भाई चर्चा उस चीज पे स्टार्ट हो गई तभी तो लोगों के अंदर के हाँ यार सही तो है, विकास के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। जब ये चर्चा स्टार्ट हुई तभी तो लोगों को पता चला कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर लोग पर्यावरण को बचाने के लिए सामने आए। फिर हर बार कहीं ना कुछ तरीके के कानून नियम बनते आए हैं। क्या होता है कि कहीं भी यदि किसी क्षेत्र से जंगल वंगल काटे जा रहे हैं तो बदले में उतना ही क्षेत्र, वो बदले में सरकार क्या करती है, उतने ही पेड़ वेड़ लगाती है। तो ये उत्तरदायी सरकार को किसने बनाया, ऐसे ही समूहों ने बनाया, है ना। तो इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत ही योगदान रहा। इस तरह की जो समूह थे, इस तरह के जागरूक और सक्रिय लोगों के समूह थे जिन्हें हम सिविल सोसाइटी कह रहे हैं, उन लोगों ने ही सबको, सरकार को उत्तरदायी बनाया इस चीज के लिए कि सरकार फिर नियम बनाई उसके लिए, है ना। तो अब वो चीज थोड़ी बेहतर होती जा रही है। चलिए, तो ये पहला पॉइंट में हमने ये कहा है। दूसरा हमने क्या कहा है कि जो सूचना का अधिकार था वो भी हमें कानून के रूप में प्राप्त हो गया। किसके कारण, सिविल सोसाइटी के कारण। सिविल सोसाइटी कौन सी थी, तो MKSS, इसका पूरा नाम है मजदूर
किसान शक्ति संगठन। ये जो सिविल सोसाइटी थी MKSS, जो राजस्थान की थी, इसने क्या करा था, सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू किया था कि भाई शासन में पारदर्शिता लाई जाए। आप किस प्रक्रिया से किस तरह क्या काम करते हो, यदि हमें जानना हो तो हमें ये बताया जाया करे कि यदि कोई चीज हुई है तो किस तरह से हुई है, तो कम से कम जो चीज जो हमारे यदि हमारे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं तो वो किस प्रक्रिया तक पहुंच सके। कुछ भी हुआ है, कोई भी सरकार की भी कोई भाई किस तरह से सरकार ने, लोक व्यय है, हम टैक्स भरते हैं, किस तरह से क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, भाई सरकार को क्या अटकी पड़ी थी, वो ये बताए कि हम क्या खर्च कर रहे हैं, है ना। तो अब इस सूचना के अधिकार कानून के तहत ये हमारा कानूनी अधिकार है, सूचना का अधिकार RTI, कि अब हम सरकार से जान सकते हैं कि भाई तुमने इस चीज में कितना खर्च किया, कोई योजना वगैरह है उसकी हम पूछ सकते हैं कि इस चीज में कितना खर्च हुआ, है ना, कितने संसाधन तुमने उपलब्ध कराए, किसी भी प्राधिकारी से, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट के किसी भी स्तर पे जाके आप पूछ सकते हो, सिर्फ कुछ विषयों को छोड़ के जो उसने कहा है कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कोई मुद्दे होते हैं, उनसे रिलेटेड वो सूचना नहीं दे सकते, तो कुछ चीजों पर वो सूचना नहीं देते हैं, बाकी ज्यादातर सब चीजों पे क्या होता है, सूचना उपलब्ध होती है। तो इस सिविल सोसाइटी ने आंदोलन किया था, राजस्थान की थी, इसने ये आंदोलन किया था, बाद में ये भी जन आंदोलन बन गया कि भाई जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए शासन, कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, किस चीज में कितना खर्च किया, किस चीज को कैसे काम किया आपने, तो ये जानकारी पाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए, और हमें सूचना का अधिकार कानून के रूप में मिल गया। ठीक है, ये हमारा कानूनी अधिकार है, तो ये भी सिविल सोसाइटी का योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक NGO था, मैंने क्या कहा कि NGO भी क्या होते हैं, सिविल सोसाइटी के उदाहरण होते हैं। एक NGO था विशाखा, इसने मीडिया के जरिए, अपने समक्ष आई शिकायतों के जरिए, या इसने जो सर्वे वगैरह किया उसके जरिए, या पुलिस स्टेशनों में जो केस आते थे, इन तमाम चीजों से इसने क्या नोटिस किया कि भाई महिलाएं आगे बढ़ के काम तो करना चाहती हैं, लेकिन कार्यस्थल पर उनके साथ कई दिक्कतें आती हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत एक उनके साथ क्या हो रही थी, यौन उत्पीड़न की। ठीक है, एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी, यौन उत्पीड़न की। तो उन्होंने क्या कहा, वो गए सुप्रीम कोर्ट, ये विशाखा NGO जो था वो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये समस्या देखी और समझी कि हाँ, इस तरह की समस्या महिलाओं के साथ आ रही है कार्यस्थल पे, और इसके लिए फिर कुछ नियमों के साथ इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी कर दी, जिसमें कुछ नियम बनाए गए थे, है ना, कि महिलाएं वगैरह शिकायत करती हैं इस संबंध में आके तो तुरंत क्या कार्रवाई होगी, इस तरह के उनकी उस चीज की रोकथाम के लिए, उस चीज की को रोकने के लिए, या महिलाओं की सुविधा के लिए कुछ क्या किया गया, कुछ गाइडलाइन जारी की गई, किसके जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भी कहा कि भाई आप इस संबंध में कानून बनाइए, है ना। तो इसके बाद संसद ने कानून भी बनाया। ठीक है, महिलाओं का कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न कानून आया था 2013 में, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। तो फिर इसके बाद संसद ने कानून बना दिया, तो यहां भी देख रहे हो, ये भी इनका योगदान हो गया, है ना। चलिए और क्या देख सकते हैं अपन, और क्या किया इन्होंने, आपने एक मूवमेंट पढ़ा होगा, एंटी करप्शन मूवमेंट, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, 2011 से स्टार्ट हुआ था शायद, है ना। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था, बाद में नेतृत्व उनका था अन्ना हजारे का, ये केजरीवाल जी भी उसमें शामिल थे और अन्ना हजारे जी थे, है ना। इन लोगों ने क्या किया था, एक आंदोलन किया था दिल्ली में, जंतर मंतर में किया था शायद, है ना।
तो इसकी ये चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी नोट्स में, इन सबके एग्जाम्पल, सॉरी इन सबके बारे में डिटेल, या आंदोलनों के बारे में। तो ये जब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आंदोलन किया, लोग इनसे भी जुड़ते गए कि हाँ यार भ्रष्टाचार समस्या भी तो है, तो बाद में ये भी एक जन आंदोलन बन गया, और सरकार को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इस तरह से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर रोकथाम लगाने के लिए क्या करना पड़ा कि कानून लाना पड़ा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। दो 2013 है ना, ये भी कानून बनाया गया सरकार, संसद ने फिर ये कानून बनाया इनके मूवमेंट के बाद ही, है ना। तो ये भी एक जन आंदोलन बन गया था जब अन्ना हजारे ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये बाद में जन आंदोलन बन गया, और फिर संसद को लोकपाल एवं ये बहुत टाइम से लंबित था, लेकिन उस टाइम पे चूंकि मूवमेंट इतना ज्यादा प्रभावी हो गया था, इतना ज्यादा जन स्तर पे फैल गया था, इतना ज्यादा जन आंदोलन हो गया था इतना बड़ा, कि फिर इनको तुरंत दोनों सदनों ने इसको तुरंत पारित कर दिया और ये कानून बन गया, जबकि ये बहुत टाइम से अटका पड़ा था। ठीक है, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है भ्रष्टाचार में, तो है ना। तो ये चीज है, तो ये इस तरह के कुछ कानून बनाए गए हैं, कब, सिविल सोसाइटियों के ने ही जब ये मुद्दा उठाया, ये आवाज उठाई तब। ठीक है, चलिए और क्या योगदान रहता होगा, ये तो हुए हैं, तो हमने बता दिया है कि ये चीजें बहुत चर्चित चीजें रही हैं, चर्चित आंदोलन रहे हैं, चर्चित मुद्दे रहे हैं, है ना। तो ये हमने बता दी 4-5। वैसे हमारे पॉइंट इसमें थोड़े बड़े बड़े हैं, तो 200 शब्द हमारे आराम से जल्दी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ और चीजें और बता देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मान लो यदि हो सकता है आपसे सिर्फ इनका योगदान ही पूछ लिया जाए, तो अपन और पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में राज्य की अवधारणा लागू करने में इसका, इन सिविल सोसाइटी जो होती है उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला क्या करती हैं, ये शासन में जन भागीदारी को बढ़ावा देती हैं, जिससे सुशासन की स्थापना होती है। भाई लोगों को जागरूक कर रही है ना, तभी लोग प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली में भाग ले रहे हैं, अपने अधिकार पूछ रहे हैं कि भाई हमारा ये अधिकार है ना। तो जन भागीदारी बढ़ाती हैं, शासन में जन भागीदारी बढ़ाना इनका काम होता है, या ये भूमिका निभाती हैं जन भागीदारी बढ़ाने में। ठीक है, और हम देखते हैं कि यदि कोई भी योजना होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे सरकार का हो, चाहे कुछ और समाज का हो, किसी संस्था का हो, किसी भी हो, तो योजना प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये स्थानीय संसाधनों और पहलों को जुटाते हैं। भाई ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो चीज प्रभावी हो, उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि जन कल्याण अंततः इनका उद्देश्य है ना। इसके नोट्स, ये पॉइंट्स के सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि जैसे मान लो, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये जन आंदोलन का नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी ये अन्ना हजारे वाला आंदोलन हुआ कि इसका मटेरियल आपको और नहीं तो 50-50 शब्दों के हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको उपलब्ध करा दूं। और यदि नहीं भी करा पाई तो सब आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये इतने प्रसिद्ध आंदोलन रहे हैं कि आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि मान लो इस तरह से कुछ आ गया, जन आंदोलन हमारा टॉपिक है, इस तरह से आ गया कि भाई जन आंदोलन क्या होते हैं, उनके उदाहरण दीजिए कि अब तक किस तरह से जन आंदोलन हुए हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आप इन आंदोलनों के बारे में लिख सकते हो। वैसे इस तरह से संभावना कम है, सिविल सोसाइटी और उसका ही कुछ लिंक होके आ सकता है। तो ये योगदान में ही हम बता रहे हैं कि भाई इन्होंने इस तरह से प्रेरित किया। हम देख ही चुके हैं जन आंदोलन को कैसे प्रेरित किया, और वो
आगे चल के उनके किस तरह से परिणाम हमारे सामने आए। ठीक है, चलिए अगला हम देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि सरकारी नीतियां जो होती हैं उनका सामाजिक अंकेक्षण करते हैं, यानी सोशल ऑडिटिंग। भाई लोगों के बीच काम कर रहे हैं ना, ये लोगों से जाके जानते हैं कि कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है, कोई कुछ भी है, सरकार ने कुछ भी ऐलान किया है तो वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, किस तरह से पहुंच रहा है, कितना प्रभावी होके पहुंच रहा है। और यदि कुछ इसमें ये कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि लोगों को नहीं पता तो भाई लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके लिए कोई ऐसी योजना है ना। या सरकार यदि प्रॉपर सरकार की तरफ से कोई गलती हो रही है किसी भी स्तर पर तो ये उसको भी आवाज उठाएंगे, उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि यहाँ इस तरह की इस चीज में गड़बड़ हो रही है ना। तो वो चीज है, तो ये सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से क्या करती हैं, जो सरकारी नीतियां होती हैं, चाहे नीतियां मान लो, चाहे योजना मान लो, चाहे कोई भी कार्यक्रम कुछ भी मान लो, तो सरकारी नीतियों के मूल्यांकन करती हैं और उन पर निगरानी भी रखती हैं ये सिविल सोसाइटी, है ना। तो सामाजिक अंकेक्षण यानी लोगों के बीच जाके लोगों से जानती हैं कि जो नीतियां या कोई भी कार्यक्रम वगैरह कुछ भी है तो उनका मूल्यांकन करती हैं कि कितना प्रभावी है, कितना नहीं है, कहाँ किस स्तर पर गलती हो रही है, ये उसके लिए भी आवाज उठाती हैं, उसके लिए भी गतिविधियां करती हैं, उस पर निगरानी भी रखती हैं, है ना। भाई कहीं गलती हो रही है तो सरकार को अवगत कराएंगी ना, ठीक है, या नहीं भी हो रही है उसे और प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, ये उस संबंध में भी बात करते हैं, आप उनकी आवाज पहुंचाते हैं लोगों की, है ना। तो ये भी हो जाएगा एक। और भी देख सकते हैं हम, जो वंचित लोग होते हैं, वंचित या हाशियाकृत, मतलब जो समाज जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए हैं वो लोग होते हैं, को अभिव्यक्ति देने में, है ना, उनकी आवाज बनने में ये क्या करते हैं, ये भूमिका निभाते हैं सिविल सोसाइटी। यानी इन वंचित वर्गों को भी अभिव्यक्ति देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, और बाकी यही लिख सकते हो कि भाई समाज में जागरूकता बढ़ाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, या समाज की कोई भी कुप्रथाएं हैं या कोई भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको दूर करने में, उनको जागरूक करने में, है ना, इसमें भी इनका क्या रहता है, योगदान रहता है। तो आई थिंक 10 पॉइंट हो गए ये, और ये पॉइंट जो है वो यहाँ मैंने शॉर्ट में बताए हैं, थोड़े बड़े बड़े पॉइंट हैं तो आपके आराम से 200 शब्द हो जाएंगे, सिर्फ इसी के 200 शब्द हो जाएंगे आपके। तो आप जब आपको जितने भी पॉइंट, पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, जैसे स्टार्टिंग के जो हमने कुछ पॉइंट देखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जन आंदोलन बन गए थे, यानी बहुत फेमस है ना। तो हम पहले प्राथमिकता उन पॉइंट्स को देंगे, तो इस तरह से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ हम देख ही चुके हैं। और भी कुछ आंदोलन, यहाँ तो 2-3 आंदोलन ही मैंने बताए हैं, नोट्स में कुछ और आंदोलनों की मैं आपको जिक्र कर दूंगी जो बाद में क्या बन गए, जन आंदोलन बन गए, जिनकी सिविल सोसाइटी में भूमिका रही। तो वो कुछ नोट्स में, जैसे अपेक्को था, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको नोट्स में मैं ज्यादा से ज्यादा जितने भी मुझे मिलेंगे जन आंदोलन वो मैं आपको दे सकूं। यदि कुछ लिखने आ गया सिर्फ 200 शब्द में, वैसे संभावना कम है, मैं फिर कह रही हूं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कुछ रहा तो कम से कम आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, और वो आंदोलन थे तो थे, उनमें समझने जैसा कुछ नहीं है ना। कोई लोग थे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, किसी विशेष मुद्दे को लेके किया, तो वो सब मैं आपको इसमें नोट्स में बताऊंगी, है ना। तो ये इनका योगदान हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि जन आंदोलन क्या होते हैं, यदि हमसे सिर्फ यही पूछ लिया गया कि जन आंदोलन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, क्या होता है जन आंदोलन यानी पब्लिक मूवमेंट, तो वैसे थोड़ा तो आप समझते ही हैं सब, फिर भी ऐसे शब्दों में कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं, और जिस इसमें जो समझाने जैसी चीज होगी तो वो मैं समझा दूंगी। ठीक है,
तो ये आप पहले देख लीजिए। अच्छा, ये इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो भले आप यहाँ नोट मत करिए। तो क्या लिखा है कि जब चुने हुए या प्राधिकार प्राप्त लोगों द्वारा, है ना, मतलब जो भी चुने हुए यानी हम चुनते हैं, यदि किसी भी चीज पे हम पे शासन करने के लिए या देश चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए, है ना, यदि हम उनसे उन्हें उस प्राधिकार सौंप रहे हो, उन्हें उस स्तर पे बिठा रहे हैं कि आप देश का संचालन करोगे, तो ऐसे ही चुने हुए या जिसको अधिकार प्राप्त है वो लोग जो होते हैं वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते, तो एक जनाक्रोश जन्म लेता है ना। भाई, हमने उनको चुन के भेजा है और उन्हें वही काम सौंपा है, इसलिए हम टैक्स भर रहे हैं और बदले में उसी टैक्स से उनको सैलरियां मिल रही हैं, है ना, या उसी टैक्स से वो क्या कर रहे हैं, देश चला रहे हैं। उस प्राधिकार से हम पे वो हक जमा रहे हैं, अपना अपना कोई भी ऑर्डर वगैरह वो हम पे चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें चुन के भेजा है कि आप ये करोगे, है ना, और इसलिए हम आपकी बात मानेंगे क्योंकि हमने ही भेजा है आपको चुन के। तो इसी तरह यदि कोई चुने हुए हमारे कोई भी प्रतिनिधि हैं या कोई भी प्राधिकार प्राप्त, जैसे कोई भी अधिकारियों को प्राधिकार होता है ना भाई, सरकार उनको, कानून उनको प्राधिकार देता है कि आप इस तरह के ऑर्डर दे सकते हो लोगों को। तो इसी तरह के कोई प्राधिकार प्राप्त लोग होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने भेजा तो आपको किसी और चीज के लिए था और आप वो काम कर ही नहीं रहे हो। तो एक जन आक्रोश जन्म लेता है और इस जन आक्रोश का एकत्रित होकर, मतलब जनता में जो जन आक्रोश सभी जनता में आ रहा था, वो जनता एकत्रित होकर क्या कर रही है, अपना विरोध दर्शा रही है ना। तो ये विरोध प्रदर्शन करना ही उस चीज के लिए, जो जिस चीज के लिए हम क्या हुए कि आपने वो काम नहीं किया, या आपका कर्तव्य था ये चीज देखना, ये समस्या देखना, आपने वो समस्या नहीं देखी, तो हम अपने प्रदर्शन के जरिए आपको बताएंगे कि भाई ऐसी भी कोई चीज है, आप इस पे भी नजर डालिए, ये भी आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो ऐसा इसका एकत्रित होकर प्रदर्शन करना ही जन आंदोलन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब जब चुने हुए या प्राधिकार प्राप्त लोग ठीक से काम नहीं करते तो एक जन आक्रोश जन्म ले लेता है, और वही जन आक्रोश यानी वही जनता जो जिसमें विरोध की भावना या उस चीज को उजागर करने की भावना जगती है, वो एकत्रित होकर उसका प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जन आंदोलन, क्योंकि वो आंदोलन, अब वो चीज, वो मुद्दा या वो विचार अब पूरी जनता में आ गया और वो जनता उसकी प्रदर्शन कर रही है उस चीज का, है ना। तो यही क्या कहलाता है, जन आंदोलन कहलाता है, यानी जनता का आंदोलन। ठीक है, जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष है। भाई मैंने क्या कहा कि जनता, इसमें मैंने कोई एक व्यक्ति तो नहीं कहा, जन आंदोलन में कोई एक व्यक्ति तो नहीं हो जाएगा, जन मतलब बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे लोग होंगे, एक जनता का एक बड़ा भाग होगा, है ना। तो ये वो समूह बना के किसी मुद्दे या किसी बात पे, किसी उद्देश्य के लिए वो संघर्ष कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, आंदोलन कर रहे होंगे। तो ये सामूहिक संघर्ष होता है जो किसी ना किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है ना, कोई ना कोई उद्देश्य होता है भाई, तभी तो क्या होगा, उद्देश्य के लिए तो वोट के आएंगे, ऐसे थोड़ी जबरदस्ती सब चल देंगे कि चलो इस चीज के लिए आंदोलन करते हैं। कोई मुद्दा ही हुआ होगा, कोई कार्य ही ऐसा हुआ होगा जो उन्हें आगे आना पड़ा होगा। ठीक है, तो ये जन आंदोलन कहलाता है। देखो होता क्या है कि शासन प्रणाली में दो ही भाग होते हैं, इसको मैं हटा रही हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूं कि भाई लोकतंत्र में तो इसका बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि जनता ही क्या चुन रही है, सरकार चुन रही है। तो यदि वो विरोध कर रही है तो सरकार को नजर डालनी ही पड़ती है भाई। तो शासन व्यवस्था में, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में दो ही पक्ष होते हैं, एक राज्य होता है यानी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, यहां भी सभी की बात कर रहे हैं अपन, है ना, और एक जनता होती है। अब ये राज्य या तो इस जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना होगा, इस जनता ने ही चुना होगा। लोकतंत्र में तो ऐसे ही होते हैं कि हम चुन के भेज रहे हैं कि ठीक है आप हम पर शासन करो, हमारे देश का संचालन करो, आप जो भी कहोगे हम मानेंगे, आप जो कहोगे वही कानून बनाओगे, वही सही होगा। ठीक है,
यदि ये जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन के नहीं भी भेज रही है, अब ये चुन के भेज रही है तो यहाँ तो मायने हो ही जाते हैं, क्योंकि यही चुन रही है तो यही हटा सकती है, तो ये तो जन आंदोलन के यहाँ तो मायने होते हैं। मान लो ये किसी भी व्यवस्था में यदि ये चुन के नहीं भी भेज रही है तो भी ये लोग या तो इससे टैक्स ले रहे होंगे या किसी प्रकार की बातें या शासन इन पे कर रहे होंगे, तो भाई जाहिर सी बात है तुम्हें ये यदि अधिकार प्राप्त है ना, कि तुम हम पे शासन करो, तुम हमसे टैक्स लो, तो उसके बदले में तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य होंगे, है ना। तो यदि ये उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करती तो जनता में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और वो आंदोलन करते हैं, है ना। तो उसी को जन आंदोलन कहते हैं, मतलब वो अपना विरोध दर्शा रहे हैं किसी भी जरिए। अब ये आंदोलन सुधारवादी भी हो सकते हैं, हो सकता है जनता किसी चीज में सुधार चाह रही हो, है ना। तो यदि हम लिख सकते हैं जन आंदोलनों के प्रकार, किस प्रकार के होते हैं जन आंदोलन, तो मेन 3 तरह के होते हैं। सुधारवादी, यानी हो सकता है जनता सुधार चाह रही हो किसी में, या क्रांतिकारी, वो किसी व्यवस्था को ही खत्म कर रही है क्रांति के करके, कि ये पूरी ही चीज गलत है, इसको समाप्त करो, है ना। तो या तो सिर्फ कुछ चीज व्यवस्था, कोई चीज थी, कुछ व्यवस्था थी, कोई स्थिति थी, उसमें सिर्फ सुधार के लिए कह रही थी कि ठीक है इसमें सुधार करो या इसमें कुछ ऐसे बदलाव करो, या क्रांति के जरिए उसको समाप्त करने की कह रही है कि नहीं इसको समाप्ति करो, ये चीज बदलनी ही चाहिए, पूरी तरह से बदलनी चाहिए। तो या तो आंदोलन, जन आंदोलन सुधारवादी हो सकते हैं, या क्रांतिकारी हो सकते हैं, या कोई उद्देश्य प्रेरित हो सकते हैं। मतलब ये सुधार भी नहीं चाह रहा है, उस चीज को खत्म करना भी नहीं चाह रहा है, ये कुछ और ही उद्देश्य को लेके स्टार्ट किए हैं, कि ये कुछ लक्ष्य इन्होंने वो करे हैं कि भाई इसके जरिए आप शासन इस तरह का कोई लक्ष्य हमारा पूरा करे, इस तरह के किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर इन्होंने कोई आंदोलन किया है, तो ये उद्देश्य प्रेरित भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वो वर्तमान व्यवस्था में बदलाव या समाप्ति नहीं चाह रहा है, वो कोई नया ही उद्देश्य लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट्स में मैंने इसकी विशेषताएं और लिखी है, क्योंकि एक कहीं मुझे ये क्वेश्चन मिला था एक सोर्स में कि जन आंदोलन की विशेषताएं बताइए, है ना। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय था, तो मैंने उसे लघु उत्तरीय में ही किया है, मतलब फिर भी शब्द सीमा तो हमारी काफी हो गई है, तो आप उसे सिर्फ उतना ही लिख दीजिए जितना आपका 50 शब्द में पूरा हो जाए। शब्द में ज्यादा से ज्यादा इसलिए अवेलेबल करा देती हूँ क्योंकि मान लो यदि आपको एक तो आपको चीजें पता हो कि अच्छा इस चीज से रिलेटेड ये होता है, तो उसमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छा लग जाए, जो भी पॉइंट आपको याद आ जाए, आप वहां लिख सकते हो। दूसरा ये, यदि वो 200 शब्द में पूछ लिया गया तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, या तो 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि जन आंदोलन की विशेषता क्या है, या 50 शब्द में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था, इसलिए वहां मुझे उस तरह का क्वेश्चन मिला नहीं सिविल सोसाइटी की विशेषताओं के लिए, इसलिए वहां सिर्फ मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा, और मैं कोई एक सोर्स नहीं देखती, कई सोर्स देखती हूँ, है ना। तो इससे ही रिलेटेड मुझे लगा कि यदि हो सकता है वहां पूछ लिया गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, वहां आप खुद लिख लीजिए किस तरह की उसकी विशेषता होती है। भाई जो चीज है वो उसकी क्या क्या उसमें है, वही उसकी विशेषता है ना। तो हम यहाँ जन आंदोलन की विशेषताएं कर लेते हैं। वैसे मैं इसके नोट्स आपको दूंगी, है ना, तो इसलिए पूरे पॉइंट हो सकता है मैं विशेषता का यहाँ ना लिखूं, मैं आपको वो नोट्स में दे दूंगी। ठीक है, 4-5 पॉइंट है अपने, देख लेते हैं। तो विशेषताओं में हमारा पहला क्या हो जाएगा, ये जन आंदोलन की ही विशेषताएं हैं। पहला हम लिख सकते हैं ये कि किसी ना किसी उद्देश्य से प्रेरित होते हैं ये, या किसी ना किसी लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। भाई हमने क्या कहा, या तो ये सुधार चाह रहे होंगे, या ये उसे समाप्ति करना चाह रहे होंगे वर्तमान स्थिति, या कोई नया ही उद्देश्य लेकर ये आए होंगे, है ना। तो ये याद रखना, तो ये इनकी विशेषता होती है। दूसरा हम देख रहे हैं कि सामान्यतः विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जनरली विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। कभी कभी हो सकता है ये विरोध नहीं भी कर रहे हो, कोई आवाज ही उठा रहे हो, किसी सरकार की नजर में कोई चीज ही लाना चाह रहे हो,
कभी कभी ऐसा होता है, वैसे जनरली जन आंदोलन जो होते हैं वो विरोध करने के लिए होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, विरोधी। ठीक है, सामान्यतः विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। पूरे पूरे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हमने एक चीज क्या देखी कि ये क्या कर रहे थे, ये बहुत छोटे स्तर पे शुरू हो रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इनसे आके जुड़ते जा रहे थे और फिर इनका विकास होता चला गया, है ना। मतलब ये फिर विस्तृत होते गए, ये धीरे धीरे जन आंदोलन बन गए। मतलब शुरुआत किसी एक छोटे से समूह ने कुछ आवाज उठाई, कुछ की, लोग इनसे जुड़ते चले गए और फिर ये जन आंदोलन में बदल गए, है ना। तो छोटे स्तर पर शुरू होते हैं और बाद में विस्तृत रूप ले लेते हैं या विस्तृत रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। एक आप लिख सकते हो कि इनकी क्या होती है, एक निश्चित काल अवधि होती है। निश्चित काल अवधि क्या होती है कि भाई कोई मुद्दे को लेके शुरू होते हैं, जब तक सरकार मान लेती है तब तक ये चलते हैं, तब तक आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये समाप्त हो जाते हैं, है ना। उसके बाद उस तरह का नहीं मिलेगा, फिर कोई अगला ही मिल सकता है आपको। जैसे हमने अन्ना हजारे का देखा, वो एंटी करप्शन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। लोकपाल और लोकायुक्त मतलब उनका था कि इस तरह से एक कानून लाया जाए जो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करता हो, प्रॉपर भ्रष्टाचार के लिए। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आ गया, उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया। तो इसकी एक निश्चित काल अवधि होती है इन आंदोलनों की, ये हम उसकी विशेषता में लिख सकते हैं। उसके बाद ये जनरली दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये 50 शब्द के हिसाब से आपकी काफी शब्द सीमा है 4 पॉइंट में, तो ये हो जाएगा, है ना। अब यदि क्वेश्चन दोनों से लिंक होके आए तो इस तरह से ही आ सकता है कि भाई सिविल सोसाइटी क्या है, इस तरह से कुछ बन सकता है। और ये जन आंदोलनों को कैसे प्रेरित करती हैं, या क्या योगदान रहा, या इनकी क्या उपलब्धियां रही, या क्या इनकी भूमिका रही जन आंदोलन में भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो वो 3-4 तो जन आंदोलन का हम ले ही चुके थे, है ना। एक अन्ना हजारे वाला ले लिया था, दूसरा हमने चिपको आंदोलन नर्मदा बचाओ का ले लिया था, एक हमने सूचना का अधिकार वाला ले लिया था। तो ये कुछ चीजें हमारी हो गई थी। कुछ और मैं आपको जन आंदोलनों के और कुछ के नोट्स दे दूंगी, तो ये आप थोड़ा एक नजर पढ़ के जाना। यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अपने मटेरियल में से उसकी डिमांड के हिसाब से अपने ये चीजें वहां से छांट के आप अपने आंसर की फ्रेमिंग कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।